नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए जरा इसकी पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के बीच ताजा हालात को देखिए। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वो दुबई पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव दुबई में मौजूद है और कल जनता दल यूनाइटेड ने जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया, कल जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने के लिए चिट्ठी जारी की गई, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी दो पीड़ा अपनी बताई कि दो बार बहुत पीड़ा हुई। एक बार जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब पीड़ा हुई थी। तो वो महासचिव महोदय अब दुबई पहुंच गए हैं। तो पहले तेजस्वी यादव दुबई पहुंचे और अब जनता दल यूनाइटेड के नवनियुक्त महासचिव दुबई पहुंचे हैं। दोनों के दुबई में होना यह संयोग है या प्रयोग है, और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार यदि कहें कि वो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में ढूंढने पर नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे। पश्चिम को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढा जाएगा, तब कोई नीतीश कुमार को की पड़ताल हो सकता है कि कर ले कि हाँ वाकई नीतीश कुमार किधर निकले। तो क्या वही ढाई घर की सतरंजी चाल इस बार भी चली जा रही है? कौन सी ऐसी बातचीत है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं हो सकती थी? कौन सी ऐसी बात है जिसे आज के पेगासस के जमाने में भारत में नहीं हो सकती थी? और इजरायली कंपनी है पेगासस, और पेगासस जो बातचीत नहीं हो सकती है, पेगासस से आजकल जो नेतागण डरते हैं, उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें तो उस बाद की परिस्थिति में आपको कौन सी परिस्थितियां दिखाई देती है कि वो बातचीत दुबई में ही हो सकती है। चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक है ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आखिर भारत में पहले रईस यादव के लिए कहा जाता था दुबई एक वेडिंग डेस्टिनेशन है। आजकल लोग शादियां करने दुबई जाते हैं, वहीं पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बुक करके। उसके अलावा बिहार से चूंकि हम और आप दोनों लोग आते हैं, तो सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, इन सब इलाकों के बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी समुदायों के लोग नौकरी करने, मजदूरी करने भी दुबई जाते हैं। तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी कौन सी मजदूरी कर रहे हैं वहां पर? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कल शाम से ये चर्चा है कि जो अशोक चौधरी हैं वो दुबई गए हैं। इसका पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। मैं फिर कह दूं कि दुबई गए हैं, किस मकसद से गए हैं मुझे नहीं पता है। मैं यही पूछ रहा हूं ऋषि जी से कि ये संयोग है या प्रयोग की दोनों दुबई में है, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी। अब संयोग है या प्रयोग है, ये तो दोनों ही बताएंगे। चौधरी साहब और यादव साहब बताएंगे, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी बताएंगे कि ये संयोग है कि प्रयोग है, कि या कुछ गुफ्तगू है या क्या है। लेकिन ये चर्चा है, पटना के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब जोरों पर है कि जो नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के, वो दुबई यात्रा पे हैं। और ये पब्लिक डोमेन में भी है कि तेजस्वी यादव दुबई कुछ दिन पहले गए थे, और अशोक चौधरी का भी दुबई जाना। हालांकि देखिए, यात्रा का मकसद कुछ और हो सकता है, निजी भी हो सकता है, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम रूप ले रही है, बिहार में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, अशोक चौधरी का कविता लिखना, अशोक चौधरी को सीएम हाउस तलब करना, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का फिर अशोक चौधरी पे हमला बोलना, फिर कल होके नीतीश कुमार के पहल पर अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाना, फिर अशोक चौधरी का रोना, और रोने के बाद देर शाम ये खबर आना कि वो दुबई यात्रा पे गए हैं। तो ये अफवाहें तो जन्म लेगी ही ना, क्योंकि एक पार्टी के बड़े नेता, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता निजी यात्रा पे दुबई गए हुए हैं, और उसके बाद अशोक चौधरी का जाना तो चर्चा का विषय बनेगा। यात्रा
किस मकसद से, यात्रा का मकसद क्या है, क्या वो निजी यात्रा पे है या कुछ गुफ्तगू करने, तेजस्वी यादव से कुछ गुफ्तगू करने दुबई गए हैं। तो ये तमाम कयास लगाई जा रही है, लेकिन आपके खबर में दम है अभिषेक जी, क्योंकि पटना के राजनीतिक गलियारों में चाहे वो राजनेता हो, पत्रकार हो, मैंने भी कई लोगों से बात किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये चर्चा जरूर है कि अशोक चौधरी दुबई गए हैं जी। लेकिन ऋषि जी, एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, जो समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की राजनीति में पहले तो एक कविता के माध्यम से कि उम्र बढ़ने पर क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए, इस कविता के बाद नीरज कुमार, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जेडीयू स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और उसके बाद अशोक चौधरी मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्हें मानस पिता कहा। अगले दिन, मानस पिता कहने के अगले दिन उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया। और राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त करने के बाद इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखिएगा, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि 2 बार जिंदगी में बहुत कष्ट हुआ है। एक बार जब कांग्रेस छोड़ना पड़ा था, ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के तत्काल बाद वो बयान दे रहे हैं कि बहुत पीड़ा तब हुई थी जब कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस इंडिया अलायंस को लीड कर रही है, और ये बयान देने के बाद आज सुबह सुबह खबर आती है कि अशोक चौधरी दुबई की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। इस पूरा घटनाक्रम, ये कौन सी फ्लाइट है? क्या ये फ्लाइट उस फ्लाइट से ज्यादा ताकतवर है जिस फ्लाइट से गांधीनगर से बैठकर गुजरात के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? क्या उस फ्लाइट से ज्यादा ताकतवर फ्लाइट ये है जिस फ्लाइट से अशोक चौधरी दुबई पहुंचे हैं? और पहले से तेजस्वी यादव मौजूद है, राहुल गांधी इंडिया पहुंच गए हैं, और राहुल गांधी की पार्टी तेजस्वी यादव के बहनोई को चुनाव लड़ा रही है। और इन सब परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार दौरा पूरा कर रहे हैं, सक्रियता पूरी दिखा रहे हैं, जुबान सिल चुके हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर कर दूं, सारी चीजों पर आप हमारे दर्शकों को बताइए, मुझे कुछ नहीं पता है, हमारे दर्शक ऋषि मिश्रा से जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक बात तो कांग्रेस छोड़ने पर लोगों को दुख होने लगता है 5-6 साल बाद। तो कांग्रेस छोड़ने पर दुख तो होगा ही ना। कांग्रेस ने सब कुछ दिया आपको, आपके पिता को दिया, आपको दिया। मानस पिता को दिया कि नहीं? राबड़ी देवी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। नहीं, मुझे मानस ठीक ठाक याद है। कहकर संबोधित किया, उन्हें कांग्रेस कुछ देने वाली है क्या कि अब उस दुख को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त कर रहे हैं? राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन ले ले, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। लेकिन आपने तेजस्वी यादव के बहनोई से जोड़ के इस चीज को जो कहा है, तो उनके पिता तो पहले से कांग्रेस में रहे। कैप्टन अजय यादव जो है पहले से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। और उनके जो पुत्र जो लालू यादव के दामाद हैं, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार उस सीट से विधायक भी रहे हैं, और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजनीति में किसी पढ़े लिखे नेता का, अशोक चौधरी पढ़े लिखे नेता है, सज्जन नेता है, पढ़े लिखे नेता है, सज्जन भी है, पढ़े लिखा नेता है और मजबूत नेता है। आज भी देखिए, जेडीयू में एक धरा तो है अशोक चौधरी, अपने आप में एक गुट खुद अपने आप में एक गुट बने हुए हैं, जिनके पास 4-5 मंत्रियों का सपोर्ट है, कम से कम 10-12 विधायकों का सपोर्ट है। आज जो हर शाम जैसे नीतीश कुमार के दरबार में भुजा पार्टी होता है शाम में, उसी तरह अशोक चौधरी के दरबार में हर शाम भुजा पार्टी होती है, जिसमें जमा खान से लेके मदन सहनी से लेके सुमित सिंह जैसे मंत्रियों की हर शाम बैठक होती है उनके आवास पे। तो अशोक चौधरी एक तरह से उपयोगी तो है ही नीतीश कुमार के लिए, लेकिन राजनीति में हर कौन सा व्यक्ति का उपयोग अपना कर रहे हैं नीतीश कुमार? दुबई गए हैं तो कौन सा उपयोग दुबई में होना है उनका, यही बता दीजिए। उपयोगी है तो अब हो सकता है, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो हो सकता है कि निजी यात्रा पे गए हो, क्योंकि हम लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है या पुख्ता ये नहीं है। दुबई यात्रा पे गए हैं, ये चर्चा का विषय है, क्यों गए हैं? हो सकता है निजी यात्रा पे गए हो,
हो सकता है नीतीश कुमार के कुछ संदेश को लेकर गए हों। तीसरा ये हो सकता है कुछ नया डेवलपमेंट के लिए गए हों। तो राजनीति में तो कयास लगाया जाता है, और कयास यूं ही नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव पहले से मौजूद है, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं अशोक चौधरी का जाना, और अशोक चौधरी का आप 4-5 दिनों का ये डेवलपमेंट देख लीजिए। चर्चा का बिहार में यदि कोई व्यक्ति चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो अशोक चौधरी है, और वह व्यक्ति जो चर्चा में बना हुआ है उसका दुबई यात्रा, तो कयास तो लगेंगे ही ना। जी, तो आप जो बात कह रहे हैं कि कयास लगेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। निजी यात्रा की बात आपने की, अशोक चौधरी को लेकर लालू यादव के मन में कहा जाता है कि एक खटास थी, बिल्कुल वैसे ही खटास तेजस्वी यादव के मन में भी एक खटास थी, बिल्कुल वैसे ही खटास जैसे नीतीश कुमार के मन में सुधाकर सिंह को लेकर थी। ये कहने की बात नहीं है। सुनील सिंह वाली खटास नहीं, सुनील सिंह वाली खटास दूसरी है। वो व्यक्तिगत और कई बार मतलब बिलो द बेल्ट हो जाती है, उनकी टिप्पणियां निजी हो जाती है। अशोक चौधरी लालू यादव पर निजी टिप्पणी नहीं करते, ठीक इसी तरह सुधाकर सिंह कभी नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कुछ नीतिगत, कुछ वैचारिक आग्रह, इन सब को लेकर खटास रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुधाकर सिंह एक तरफ हो गए, दिल्ली की राजनीति में रम गए, ठीक इसी तरह से अपना किसान राजनीति भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि खटास जिनको लेकर है उन्हीं को तो जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि जाके अपनी खटास दूर कर लीजिए, तभी बात आगे बनेगी। ये बात तो नहीं है। आखिर कोई खेती का जमीन का झगड़ा तो है नहीं लालू यादव और उसमें। आखिर अशोक चौधरी ने लालू यादव को नहीं, लालू यादव ने अशोक चौधरी को कुछ बहुत भद्दी टिप्पणियां तो की नहीं है बिलो द बेल्ट जाकर। ये नीतिगत वैचारिक जो भी रहे होंगे, तो ये कारण तो नहीं है कि जाकर के कहा गया हो कि आप अपने मतभेद दूर कर लीजिए। देखिए अब अशोक चौधरी तो कुछ पत्रकारों से जरूर परेशान, हमारे जैसे आप जैसे पत्रकारों से जरूर परेशान होंगे कि भाई यदि मैं निजी यात्रा पे भी गया हूँ तो देखिए ये लोग जो है जो तिल का तार बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में जब नेता या कोई ऐसे नेता जो भी कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हों, वो कविता लिखते हैं, और देखिए मुझे आश्चर्य लगता है, बहुत पढ़े लिखे समझदार नेता है, यदि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा स्पष्ट कहना है कि यदि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, तब उन्होंने ये ऐसे कविता क्यों पोस्ट की। आप जानते हैं कि आपके नेता को लेकर तमाम विपक्ष से लेकर और साथ में कुछ जो घटक हैं वो नैरेटिव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार उस उम्र के पड़ाव में है जहां नीतीश कुमार डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, उम्र का प्रभाव उन पे दिख रहा है। ऋषि जी एक मिनट, आपने निजी यात्रा की बात की और निजी दौरे की बात की। निजी दौरे, निजी मुलाकातें होती रहती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। 95 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका था। समता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई थी, 324 सीटों में 8 सीटें मिली थी पूरे बिहार में। उसके बाद समता पार्टी बनाने वाले लोग और जिनके चेहरे पर समता पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया था, वो ज्यादा परेशान थे, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की अचानक एक दिन मुलाकात हो गई संघ पृष्ठभूमि से आने वाले और दक्षिणपंथी विचारधारा के पत्रकार माने जाने वाले दीनानाथ मिश्र से। दीनानाथ मिश्र के यहां वो निजी तौर पर चाय पीने चले गए, वो भी निजी मुलाकात ही थी, वहां कोई राजनीति, दीनानाथ मिश्र क्या कर सकते, पत्रकार थे। लेकिन दीनानाथ मिश्र ने उसी निजी मुलाकात में पृष्ठभूमि तैयार हुई लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का, और फिर भाजपा के अधिवेशन में नीतीश कुमार और जया जेटली पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए उस मुलाकात के बाद जो हालात बने उसमें मुंबई में, और अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो कई बार निजी मुलाकातें और निजी दौरे होते हैं। दीनानाथ मिश्र और नीतीश कुमार की मुलाकात निजी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दौरा भी ये निजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट लाने गए हैं अशोक चौधरी, या तेजस्वी यादव किसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए या वहां के सांसदों से
कम से कम भारत और गल्फ के संबंध सुधारने के लिए गए हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। होता है अंतर संसदीय या मुख्यमंत्रियों का या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का दौरा होता है, सांसद विधायकों का भी दौरा होता है विदेशों का। विदेशों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं, भारत के अलग अलग विधानसभाओं में घूमते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये दौरा निजी है, तो जब दौरा निजी है तो मुलाकातें भी निजी होंगी। जी मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जेडीयू ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और लगता है कि ये उनको ड्यूटी दिया गया है एज ए महासचिव, एज ए संगठन महासचिव, कि आप जाइए तेजस्वी यादव से बात कीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसमें दम है कि क्या महासचिव बनाते जैसे ही इनको महासचिव बनाया गया उसके बाद तुरंत इनको ड्यूटी पे लगा दिया गया कि आप दुबई जाइए, तेजस्वी यादव से मिलिए, उनका क्या मन है मन टटोलिए, या तेजस्वी यादव के नजर में आपको लेकर कुछ जो रिजर्वेशन है उसको दूर कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि निजी यात्रा में यदि दुबई में है, दो बड़े नेता, बिहार के दो बड़े नेता यदि निजी यात्रा पे दुबई में है तो निजी मुलाकात हो सकती है। पुराने रिलेशन रहे हैं, राबड़ी देवी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। अब मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो अशोक चौधरी बताएंगे, या ऐसे कुछ जो पत्रकार हैं जो अशोक चौधरी के बहुत करीबी हैं या तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं वही बता सकते हैं। अरे यदि मेरे पास ऐसा कुछ खबर आएगा तो जरूर आपके पास जरूर आप अपने दर्शकों के साथ और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी जैसे ही दुबई गए हैं, ऐसा चर्चा है कि कुछ पत्रकारों से उन्होंने निवेदन किया है कि भैया मैं निजी यात्रा में हूँ, आप ये सब मत किया कीजिए, मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लोग जो कयास लगा रहे हैं उससे एक नई थ्योरी जो है जन्म लेगी। जी ऋषि जी, मैं आपको बताऊं, अशोक चौधरी के करीबी माने जाने वाले व्यक्ति से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि चौधरी जी गए हैं दुबई, सुने हैं? तो बोले कि हाँ गए तो है दुबई। फिर उन्होंने कहा कि किसी मॉल वगैरह का उद्घाटन है किसी के, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, किसी उनके मित्र का मॉल वगैरह का उद्घाटन है। मैंने उनसे पूछा कि जब इस दौर में ईडी इतनी सक्रिय है और भारत एफएटीएफ का मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कहते हैं, जब संजय मिश्रा को का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, ईडी चीफ का बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या तर्क दे रही थी कि हम एफएटीएफ के मेंबर हैं, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भारत की तरफ से ज्यादातर मौके पे ईडी रिप्रेजेंट करती है, ईडी यहाँ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है ना, सबसे बड़ी एजेंसी है। तो हम इस जंक्चर पर हम नहीं हटा सकते ईडी चीफ को। अंत सुप्रीम कोर्ट ने उनका तर्क नहीं माना था, आगे नया आदमी लाइए, दूसरा कोई काबिल आदमी सा थोड़ा ना है कि 140 करोड़ के देश में काबिल आदमी ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जब ईडी का खौफ इतना बड़ा हो, अगर किसी के दोस्त के मॉल का उद्घाटन भी होगा तो कोई नेता वहां जाने से बचेगा, वो भी तब जब इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, कि पता नहीं अब तो बाहर में जाकर के भी ईडी दबोच सकती है किसी को, और उसमें पता चलेगा कि नेताजी पहुंच रहे हैं उद्घाटन में, और वो भी तब जब सहयोगी दल के हैं, जिस पार्टी के राधाचरण सेठ को भी ईडी ने किया, और कई सारे दूसरे लोगों की बात, जिस राज्य सरकार के ब्यूरोक्रेट से भी ईडी की पूछताछ हुई है। अब सवाल ये उठता है, ये तर्क मुझे पचा नहीं ऋषि जी, कि कोई आदमी किसी के मॉल को देखने या उसका उद्घाटन करने के लिए दुबई जा रहा होगा। समझिए चीज कहां जाकर के रुक रही है। और आज के जमाने में आपको लगता है, लुलु मॉल का केस आप देख लिए, लखनऊ वाला कितना बवाल हुआ, और कई सारे मॉल में ताला लगाने की, मॉल और फार्म हाउस, उसमें कोई उद्घाटन करने और जाकर के वहां पर कोई किसी के यहाँ आज की तारीख में है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब हमारे एक लाइन में बताइए ऋषि जी, एक लाइन में सवाल पूरा कर लीजिए, एक लाइन में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या यह तर्क आपको पच रहा है कि अपने किसी मित्र का मॉल देखने या उद्घाटन करने के लिए अशोक चौधरी गए होंगे? देखिए आपकी बात से सहमत हूँ मैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई निजी मुलाकातें हुई हैं जिससे मुलाकातें के बाद
भारतीय राजनीति का जो पूरा सीन है, परिदृश्य वो बदल गया है। रमेश भंडारी, चंद्रशेखर और राजीव गांधी की जो मुलाकातें हैं, देर रात जो मुलाकातें हुई थी, कॉफी पीने। रमेश भंडारी जो बिहार के साथ, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं मेरे साथ। नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद में बने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और रमेश भंडारी देर रात राजीव गांधी को चाय पे, कॉफी में बुलाते हैं। राजीव गांधी भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और जब वो रमेश भंडारी के घर पे जाते हैं देर रात कॉफी पीने, तो वहां पहले से चंद्रशेखर मौजूद रहते हैं। और उसके बाद का डेवलपमेंट आपको मालूम है कि चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं आपके बात से सहमत हूं कि ये बड़े नेताओं की यात्रा यूं नहीं होती है। बड़े नेता कुछ लिखते हैं या कविता को गढ़ते हैं, और कविता के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो यूं ही नहीं देते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा कि अशोक चौधरी कोई वो गोपाल मंडल नहीं है। जी, पढ़े लिखे नेता हैं। अशोक चौधरी जिस विभाग में रहे अच्छे मंत्री साबित हुए हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी कोई ऐसे विधायक या एमपी नहीं है कि वो उजुल बुजुल कुछ भी बोल दे या उजुल बुजुल कुछ भी पोस्ट कर दे। जैसे सुनील सिंह कुछ लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बिस्को मान वाले सुनील सिंह। उसी तरह अशोक चौधरी उनके तरह अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं जी, लेकिन पार्लियामेंट्री वे में ही जिस प्रकार से वो हमला बोलते हैं, वो पूरे बिहार की राजनीति में हंगामा हो जाता है। परसों कविता के माध्यम से उन्होंने कुछ लिखा, तमाम नेशनल मीडिया से लेके तमाम रीजनल मीडिया, तमाम चैनलों पे एक खबर चला, चर्चा का विषय था। तो मैं आपके बात से सहमत हूं, चाहे वो यात्रा हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट हो, उसके कुछ न कुछ निहितार्थ अर्थ होते हैं, कुछ न कुछ पर्दे के पीछे का खेल होता है। अशोक चौधरी जैसे मजे हुए नेता यूं ही इमोशनल नहीं हो जाते हैं, वो भी ऑन कैमरा। और यूं ही कांग्रेस छोड़ने का दर्द बयान नहीं करते हैं, ये भी बता दीजिए। और यूं ही कांग्रेस छोड़ने का दर्द बयान नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कहा आप। तो बहुत पर्दे के पीछे बहुत से खेल चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अन्य चीजों को भी छोड़ दे तो जेडीयू में ही बड़ा खेल चल रहा है। जेडीयू में मानस पिता का पुत्र बनने का होड़ लगी हुई है कि कौन इस मानस पिता का पुत्र बनेंगे। नीतीश जी का पुत्र का क्या नाम है? निशांत नाम है ना। निशांत पुत्र बने न बने, निशांत तो बायोलॉजिकल पुत्र है, लेकिन मानस पिता का मानस पुत्र बनने के लिए इतनी बेचैनी जेडीयू में क्यों है? चाहे वो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो। ललन सिंह तो मित्र कहते हैं अपने आप को, नीतीश कुमार का मित्र बताते हैं। वो है लेकिन बाकी जो है वो मानस पुत्र बनने के लिए बेचैन है। ये उत्तराधिकारी की लड़ाई है। मैंने कल भी कहा कि विजय चौधरी, संजय झा और नीरज जी यूं ही आके अटैक नहीं करते अशोक चौधरी पे। ये इन्होंने गुट बदल दिया है। पहले वो ललन सिंह के साथ थे, अब ललन सिंह के साथ अनंत सिंह है, क्योंकि ललन सिंह को मुंगेर में अनंत सिंह चाहिए, नीरज कुमार नहीं चाहिए। नीरज कुमार थोक भाव में वोट नहीं दिला पाएंगे। और नीरज और अनंत सिंह का संबंध कैसा आप जानते हैं जी। तो ये जेडीयू के जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे हैं इन दिनों, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझने की जरूरत है। उत्तराधिकारी की लड़ाई है। आप उत्तराधिकारी की लड़ाई बता रहे थे, इसमें एक चीज हम और जोड़ देते हैं ऋषि जी, और उस सवाल के रूप में हम जोड़ रहे हैं आपसे। देखिए, कल की घटनाक्रम पर मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी हुई थी। मैं दो सेकंड जो एक कहना चाहता था कह दूं, उसके बाद पूरे बात को समझ जाइए। कल एक टीवी डिबेट के प्रोग्राम में नीरज जी जो जेडीयू के प्रवक्ता थे, मुख्य प्रवक्ता वो थे, उन्होंने कहा, उनसे जब पत्रकार ने जो पूछा कि आप योगी मॉडल और नीतीश मॉडल, तो बोला ये योगी मॉडल यहाँ नहीं चलने वाला है। ये क्या कहते हैं, क्या होता है जो मकान तोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? बुलडोजर सिस्टम नहीं चलने वाला है, इनकाउंटर सिस्टम नहीं चलने वाला। तो जेडीयू का अपना क्या रिजर्वेशन है आप समझ सकते हैं। उसको बीजेपी यदि क्रॉस करती है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा।
और स्पष्ट कल बहुत ही अटैकिंग मूड में नीरज जी ने कहा कि बुलडोजर मॉडल और इनकाउंटर मॉडल ये नहीं चलेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर भी कहा, ये लव जिहाद को लेकर भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1953 से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है उससे जेडीयू का कितना मत भिन्नता है। नहीं, एक चीज बताइए ऋषि जी, जानना, नीतीश कुमार ने जब गठबंधन का दामन छोड़ा था तब सवाल उठा था, क्या सवाल उठा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपेक्षा की गई, और नीतीश कुमार से मिलकर कल जैसे ही अशोक चौधरी बाहर आए, कांग्रेस छोड़ने का दर्द बयां कर दिया। तो ये हमारे दर्शकों को आप साफ साफ बता ही दीजिए कि वो अपना दर्द बयां कर रहे थे या नीतीश कुमार ने कांग्रेस वाले गठबंधन का, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार ने रखी थी, उस गठबंधन को नीतीश कुमार ने अप्रत्यक्ष तौर पर अशोक चौधरी के मुंह से अपनी बात कह रहे थे कि हमें बड़ा दुख है कि हम उस इंडिया अलायंस को छोड़ दिए। ये बात क्या थी कि वहां से निकलने के बाद ये कह रहे थे? देखिए अभिषेक जी, ये हो सकता है, अभिषेक जी ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के पास अशोक चौधरी गए हों, नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ संकेत दिया हो, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं, और हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, यदि उनके मन में यदि कांग्रेस को लेकर कुछ होगा तो उनके पास ऐसे कई चैनल हैं जिसके माध्यम से वो कांग्रेस हाई कमान के पास मैसेज पहुंचा सकते हैं। नहीं, अरे ऋषि जी, कई चैनल है, लेकिन अशोक चौधरी को तो कहा जाता था कि राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं इस पूरे एपिसोड के बाद। तो अशोक चौधरी से ये कहलवाया जाना कि दर्द है, ये कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जगाने की कोशिश तो नहीं है? मैं उसी पे आ रहा हूं। और मैं एक बात, देखिए ये बात स्पष्ट कर दूं, अशोक चौधरी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। यदि कांग्रेस जेडीयू आरजेडी का गठबंधन होता है तो अशोक चौधरी इतने बड़े बड़े प्लेयर नहीं है जिसको लेकर राहुल गांधी हट जाएंगे कि नहीं भाई ये गठबंधन होगा तो अशोक चौधरी नहीं चाहिए। राहुल गांधी बड़े दिल के नेता हैं, और अशोक चौधरी एक राज्य स्तर के सेकेंड लाइन लीडरशिप के सूची में आने वाले नेताओं में से। ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है कि जिसको लेकर राहुल गांधी हट जाएंगे, सोनिया गांधी हट जाएंगी कि नहीं अशोक चौधरी नहीं चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि अशोक चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी भूल थी, वो मतलब सबसे पीड़ादायक वो वक्त था। हो सकता है कि वो एक अपना एक इनडायरेक्ट रूप से मैसेज देना चाह रहे हो कांग्रेस को कि भैया जो गलती हुई उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात समझ जाइए कि राहुल गांधी के नजर में अशोक चौधरी का इतना बड़ा कद नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए तो राहुल गांधी ने कुछ कहा ही नहीं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, अशोक चौहान चले गए, अशोक चौहान फिर कांग्रेस में आ रहे हैं, मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है। अशोक चौहान जो कांग्रेस छोड़ के भी गए थे राज्यसभा, उनको उम्मीद था कि केंद्र में मंत्री बना देगा बीजेपी, फिर वो वापस आ रहे हैं। तो ये इतने बड़े इश्यू नहीं है अशोक चौधरी जिसको लेकर यदि गठबंधन का को लेकर बातचीत चल रही होगी तो अशोक चौधरी इतने बड़े इश्यू नहीं है जिसको लेकर कोई ऐसा डेडलॉक बन पाए, ऐसा मैं समझता हूँ जी। ऋषि जी, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, हम अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं। एक चीज बताइए, दो सवाल हमारे हैं छोटे छोटे जो अभी हम आपसे ले लेंगे कार्यक्रम खत्म करने के पहले। सवाल ये है कि आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2022 में जब गठबंधन छोड़ा था, याद है ना, भाजपा गठबंधन, उसके कुछ दिनों पहले मंत्री रामसूरत राय का विभाग बदल दिया था, याद है? और इस बार जब गठबंधन छोड़ा, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, उसके कुछ दिनों के पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया। नहीं, रामसूरत राय का विभाग नहीं बदला, मेरे हिसाब से विभाग नहीं बदला गया था। उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी ना, उस पे रोक लगा दिया था। विभाग भी बदला गया था, मैं आपको दे दूंगा। अब क्या हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि कुछ मंत्री का विभाग भाजपा कोटे के बदला जाता है, कि वो इंडिकेटर होगा, या राजगीर जाने का इंतजार करना चाहिए? देखिए राजगीर जब जाते हैं, देखिए दो तीन ऐसे का दुबई तो राजगीर ही है। दो तीन ऐसे ट्रेंड तो बिहार की राजनीति में बन गए, खासकर जेडीयू के लिए और खासकर नीतीश कुमार के लिए। जब जब राजगीर गए हैं, बिहार की राजनीति में भूचाल आया है। जब जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, बिहार की राजनीति में भूचाल आया है।
और जो ऐसा ऐसा खबर है कि 5 अक्टूबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो राजगीर न जाए लेकिन 5 तारीख को बैठक तो है। यदि बैठक है तो कुछ न कुछ डेवलपमेंट होंगे। कल चाहे वो जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं, अशोक चौधरी दुबई में, तेजस्वी यादव दुबई में और जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। मेरे पास जो खबर है, जेपी नड्डा यूं इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने ऐसे बयान दिए जिससे नीतीश कुमार अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इसको लेकर अपना रिजर्वेशन, अपना एक प्रतिरोध जो है उन्होंने बीजेपी के सामने रखा है कि देखिए गठबंधन में रहते हुए भी ये आपके जो ये नेता हैं ये बयान दे रहे हैं जिससे मैं असहज हूं। देखिए ना, अब ये जैसे इनकाउंटर को लेकर जो बयान दिया गया है कि यूपी के तर्ज पर योगी मॉडल बिहार में अपनाया जाएगा, यानी इनकाउंटर को लेकर, बुलडोजर को लेकर, लव जिहाद को लेकर, तो ऐसे तमाम जो विषय हैं उसको लेकर नीतीश कुमार का अपना एक अलग, देखिए भाजपा वाले लव जिहाद करते हैं, अलग रिजर्वेशन रहा है। नीतीश कुमार गठबंधन जिहाद करते हैं, तो लव जिहाद जीतेगा बिहार में कि गठबंधन जिहाद जीतेगा? देखिए कल ये विषय चर्चा का विषय था मेन स्ट्रीम मीडिया में, लव जिहाद, बुलडोजर सिस्टम, ये इनकाउंटर वाला सिस्टम, योगी मॉडल कल चर्चा में रहा है। हो सकता है कि इन विषयों को लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज रहे हों और मंत्रिमंडल में शामिल कई सदस्यों ने जो भाजपा कोटे से हैं इसको लेकर बयान दिया है। तो आप मंत्रिमंडल में भी रहेंगे, गठबंधन में भी रहेंगे, ऐसे बयान भी देंगे और गठबंधन धर्म भी नहीं निभाएंगे। और सबसे आश्चर्य मुझे लगता है, यदि आपके नॉलेज में हो तो मुझे ज्ञानवर्धन जरूर करें, एनडीए का कन्वीनर कौन है राष्ट्रीय लेवल पे, और बिहार लेवल पे भी कन्वीनर कौन है वो भी बता दीजिए। एनडीए की बिहार में कब बैठक हुई? गठबंधन सरकार है ना, तो एनडीए की बैठक कब हुई? ऐसा कोई बैठक आप इन दिनों 6 महीने विदिन 6 मंथ आप बता दीजिए कोई ऐसी बिहार में गठबंधन की बैठक हुई हो जिसमें नीतीश कुमार से लेकर तमाम घटक के नेता शामिल हुए हों एक प्लेटफॉर्म पे। जी, लेकिन आखिरी सवाल ऋषि जी हम आपसे जानना चाहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ये बात, नीतीश कुमार अक्सर सियासत पे उल्टी चाल क्यों चलते हैं? नीतीश कुमार आप देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति पर आप नजर डालेंगे, 7 दिनों की सरकार बनी थी, उसके बाद कहा था कि अब दिल्ली नहीं जाएंगे, सरकार गिरने के बाद बिहार में ही रहकर संघर्ष करेंगे। फिर दिल्ली में जाकर कृषि मंत्री बन गए थे, शपथ ले लिए थे वाजपेयी सरकार में फिर से। अब उसके बाद देखिए जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भाजपा नेताओं को भोज दिया, जैसे ही पटना में एक पोस्टर लग गया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़े हुए, कैंसिल कर दिया भोज। देखिए मोदी जी एक के बात आप चक्कर में समझ सब लोगों का दाना पानी जो है नीतीश कुमार के, सब लोग सुबह से थे कि बढ़िया खराब। देखिए किसी भी बिहारी परिवार में, कोई भी बिहारी परिवार यहाँ से लेकर अमेरिका तक, कोई भी बिहारी परिवार किसी को खाने पर आमंत्रित करता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। मुझे एक बार, मैं आपको बता दूं, मुझे एक बार एक इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर, जाने माने फास्ट बॉलर है, वो निजी बातचीत में मुझसे एक दिन कह रहे थे मुलाकात में कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे थे वहां पर देखते थे कि अक्सर एनआरआई लोग खाने पे बुलाते थे, और वो है बेचारे क्रिकेटर है लेकिन खाने के शौकीन है, नॉनवेज वगैरह बढ़िया खाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ढूंढते थे कि कोई बिहारी परिवार कहाँ बुलाता है, तो मेलबर्न में और ब्रिस्बेन में 2 जगह उनको बिहारी परिवारों ने खाने के लिए बुलाया, और 2-3 जगह से ऑफर था, बोले नहीं चलना तो वहां है, वहां खाने चलना है, क्योंकि वहां जाने पर बढ़िया मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, वैरायटी का डिश, बिहारी डिश मिलेगा, शाकाहारी भी मिलेगा, शाकाहारी लोगों को तो बढ़िया डिश मिलेगी। तो बिहारी डिश के लिए तो लोग बाहर से ही 2-3 ब्रश लेके आते हैं, 2-3 दिन से लोग कहता है कि भुखाइले पहुंच जाते हैं कि वहाँ खाना बढ़िया मिलेगा। बिहारी लोग खिलाने के शौकीन होते हैं। राजदीप सरदेसाई जी भी कहते हैं कि बिहारी लोगों की जो मेहमान नवाजी है जबरदस्त। अब ये बताइए कि बहुत लोग बेचैन थे कि भाजपा वाले की नीतीश जी खाना खिला रहे हैं, अचानक अंगिया देख के बीजे गायब कर देना, वो कर दिया था। फिर इसी तरीके से देखिए जीतन राम मांझी को कहा चुनाव तक रहेंगे, फिर बीच में उनको कहा कि अब हटिए, हो गया, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। अब उसके बाद देखिए नीतीश कुमार के अपनी ही पार्टी में अगर देख लीजिए, रामचंद्र बाबू ही संभालेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मुगालते में रहे, आते जाते रहते हैं, कभी आता है कभी जाता है, नीतीश कुमार ही बोलते हैं ना, उन्होंने कहा था मीडिया के सामने।
और उसके अब प्रशांत किशोर भी भविष्य है। अब नया भविष्य बनाने की बात आप कर रहे हैं कि भविष्य बनने की होड़ में बहुत लोग होड़ लगाए हुए हैं। तो इन सब अब चीजों देखिए के एक बीच बात, नीतीश कुमार जो सियासत की ढाई घर की चाल चलते हैं, मतलब बहुमत की सरकार हमेशा बनाने वाले नवीन पटनायक रुखसत हो गए, लेकिन हमेशा अल्पमत की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि 5-10 साल और टिक जाएंगे। ये कौन सा खेल है सियासत अच्छा का? माथा चकरा अच्छा जाता आप है ये मेरा सर। कई बार जैसे लगता है आप कि ये हमारे देखिए, आपके से पत्रकारों को डिमेंशिया हो जाएगा नीतीश कुमार की राजनीति को समझने में, माथा खराब हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। आप ये देखिए जेडीयू में कोई, जेडीयू जब से बनी है, समता पार्टी और जेडीयू का जब विलय हुआ, हम्म, तब से आपने कभी देखा है कि जेडीयू में कोई बड़ा टूट फूट हुआ हो, या जेडीयू का कोई ऐसा नेता सेकंड लाइन लीडरशिप या सेकंड लाइन जो लीडर हैं, कोई बड़े हम्म, डिवीजन कराने में सक्सेस हुए हों? चाहे आरसीपी हो, नहीं। सीट का नाम लिया जाता था, ललन सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के गुरु ही रहे हैं, कोई बड़ा डिवीजन कराने में सफल तो नहीं हुए। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति है, ये सबकी बस की बात नहीं है समझना। नीतीश कुमार यदि एक को आगे बढ़ाते हैं तो उसके पीछे दूसरे को लगा देते हैं। आज देखिए ललन बाबू कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इधर अशोक चौधरी हैं तो श्याम रजक को लेके आ गए। विजय चौधरी हैं तो उधर क्या मनीष वर्मा को भेज रहे हैं, आज से भेज दिए, हालांकि बरसात खूब हो रहा है बिहार में, आज से भेज दिए वो पूरे बिहार के दौरा पे। अब आज बिहार से के शुभारंभ कर रहे हैं मनीष वर्मा, तो लक्षण बढ़िया है। वही, बिहार में लोग करते हैं, लक्षण और बढ़िया है। आप देखिए, आप एक बात समझ जाइए कि बिहार के दौरा पे कौन जाता है? किसी पार्टी का जो सर्वोच्च नेता है। पहले चुनाव से पहले कौन पूरा बिहार के भ्रमण पे कौन निकलते थे जेडीयू की तरफ से? नीतीश कुमार। अब कौन निकल रहे हैं? मनीष वर्मा। तो मनीष वर्मा भी सतर्क हो जाए। तो नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि अभी इन्हीं को सब कुछ करना, तो उसके बाद भी उनका निपटाना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि मनीष वर्मा बहुत वफादार हैं, उन्होंने नीतीश जी। कुमार के लिए अपनी नौकरी छोड़ी है, उड़ीसा कैडर के आईएएस रहे हैं, और नीतीश कुमार के दबाव में ही उन्होंने नौकरी छोड़ी। नीतीश कुमार को ने कहा आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहना है। अशोक चौधरी को भी लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा, उनकी पुत्री क्या, अशोक चौधरी अपनी पुत्री के साथ मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जिस पार्टी में गई है उस पार्टी में भी इसको लेके जाओ। मतलब हंसी मजाक में, ठिठोला में उन्होंने हंसी में कहा, लाइटर मूड में, कि तुम जिस पार्टी से चुनी गई है उसी पार्टी में इसको भी लेके जाओ। हालांकि अशोक चौधरी के प्रति नीतीश कुमार का हमेशा प्रेम रहा है, प्रेम भाव रहा है, जी। लेकिन इस बात से वो जरूर नाराज थे कि बिना उनसे पूछे, बिना उनको कॉन्फ्रेंस में लिए अपनी पुत्री को वो लोजपा से चुनाव लड़ा दिए। लेकिन नीतीश आखिरी कुमार की सवाल। राजनीति को समझना, आखिरी सवाल सुन तो लीजिए, नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है सबके लिए। पार्टी में जो उनके बहुत ही करीबी हैं, आप उनसे भी निजी बातचीत में पूछिएगा तो वो भी बेचारे असहजता महसूस करते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं बता सकते कि कल क्या कल वो क्या डिसीजन लेंगे। जी, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप जल्दी से सवाल कीजिए। आखिरी सवाल। जी, आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं। नड्डा जी तो कल आएंगे, जो होगा होगा। अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव अलग अलग दुबई पहुंचे हैं, अब वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो होना होगा होगा, मुझे नहीं पता। नड्डा जी भी कल पटना में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो दोनों वहां से लौट के आ जाएंगे, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी, और जेपी नड्डा पटना से वापस चले जाएंगे दिल्ली, तब क्या बिहार की राजनीति में आपको दिखाई दे रहा है? अब देखिए, अब क्या एजेंडा है, मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे बयान आए हैं जिससे नीतीश कुमार असहज हैं, और ये बात तो चर्चा का विषय तो जरूर है कि भाई, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक माह में सितंबर में 2-2 बार यात्रा करना, वो भी बिहार का, जहाँ चुनाव अभी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। और बीजेपी में ऐसे ही उथल पुथल अभी बनी हुई है। संजय जोशी को लेकर नाम चर्चा बना हुआ है कि संजय जोशी जी। को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से लेके तमाम अपने जो ये क्या कहते हैं, यादव साहब हैं जो बिहार के प्रभारी थे, भूपेंद्र यादव से लेके विनोद तावड़े के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। संघ अपने तरफ से वसुंधरा राजे से लेके संजय जोशी, तमाम इन नेताओं का नाम आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के लिए। तो बीजेपी में खुद जी उथल पुथल है, हो ऋषि सकता है जी, कि कुछ दिनों के बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं रहे। एक जी, सवाल छूट गया था, छोटा सा सवाल आपसे ले लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो विधानसभा और लोकसभा वाले लोग हैं, जो खुद जिनको चुनाव लड़ना होता है,
खासकर जो विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ, ज्यादातर लोग कि राजद के साथ चुनाव लड़ना बेहतर है। लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा वाले जो लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग जहां हैं वही ठीक है। खामखा क्यों ईडी को मौका दिया जाए। देखिए ऐसे लोग, तो क्या होगा अब जेडीयू इस मामले में जेडीयू दो धड़े में बटी हुई है। एक धड़ा का मानना है कि हमें राजद के साथ जाना चाहिए, इसमें विजेंद्र यादव है, तमाम ऐसे लोग हैं। और एक धड़ा ऐसा है जिसका मानना है कि हमें बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, तमाम ऐसे लोग हैं। तो कांग्रेस छोड़ने की पीड़ा व्यक्त करने वाले, कांग्रेस छोड़ने की पीड़ा व्यक्त करने वाले अशोक चौधरी कल के पहले जिस धड़े में थे उसी धड़े में है या अब दूसरे धड़े में है? नीतीश कुमार ने मना लिया है। देखिए हम इसको लेकर जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, आने वाले दिनों में हम बताएंगे। हालांकि उससे पहले तो वो अशोक चौधरी का भी ये मानना था कि बीजेपी के साथ ही रहें, लेकिन आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होता है थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं बताऊंगा जी। ठीक है, सारी बातें आज आपने खोल दी। कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है कि तेजस्वी यादव दुबई में मौजूद, अशोक चौधरी दुबई पहुंचे, जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। इतना घटनाक्रम एक साथ चल रहा है और नीतीश कुमार जो 19 साल से बिहार की सत्ता पर बैठे हुए हैं, थोड़े दिन के लिए सीएल के लिए अप्लाई कर दिए थे, मांझी जी को बिठा के लीव ले लिए थे थोड़ा अप्लाई करके सीएल लेकर के, बाकी वो कंटिन्यू जमे हुए हैं और वो अभी भी जमे हुए हैं। और इन तीनों नजारों को नीतीश कुमार सबसे शांति से बैठकर देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि क्या स्क्रिप्ट उनके द्वारा ही लिखी गई है या स्क्रिप्ट किसी और के द्वारा लिखी गई है और उस पे उनको मजबूर किया गया है। और इस स्क्रिप्ट के पीछे का असली खेल नरेंद्र मोदी की सत्ता को कितना असहज कर रही है, इन सब पर कुछ दिनों में पर्दा उठ जाएगा। ऋषि जी ही उठा देंगे और घटनाक्रम होगा तो सबके सामने ऑटोमेटिक उठ जाएगा। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को पाटलिपुत्र की इस पूरी कहानी जिसका सिरा दुबई तक जुड़ गया उससे आपने अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।